Hi everyone, my name is Aishwarya and welcome back to Education. अगर आप 2024 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि देर हो गई है, तो आप गलत सोच रहे हो। अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक अगर आपने डट के तैयारी कर ली तो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जो ऑलरेडी प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुके हैं और किसी ना किसी चूक या कमी की वजह से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड मैं समझ रही हूँ इससे बहुत तकलीफ होती है, तो हो सकता है इस वीडियो को देखते ही आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे अप्रोच में कहीं कमी थी। तो आखिर पढ़ना क्या है? इन 8 महीनों में आपको सबसे पहले तो जनरल स्टडीज़ को कवर करना है। सिलेबस डाउनलोड नहीं किया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट आउट नहीं निकाला है, निकाल लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आगे पढ़ना इज़ रियली अ रॉन्ग स्टेप। ठीक है, सिलेबस हमेशा सामने होना चाहिए। जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है प्राइमरी कोर्स सब्जेक्ट, दूसरा है सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट। प्राइमरी कोर्स सब्जेक्ट में क्या होता है? पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, क्राइट्स, जो आपकी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट्स में क्या आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, जिनका वेटेज रिलेटिवली थोड़ा कम है। कम ज़्यादा हम बोल नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी हर साल पैटर्न बदल देता है, लेकिन फिर भी इनको अगर हम सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट में रखेंगे तो कोई इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, ये बिल्कुल सही है। पहले आप अपना फाउंडेशन मजबूत कीजिए। तो अक्टूबर से शुरू करते हुए जनवरी तक, लाइक इन 4 मंथ्स, आप ये चारों कोर सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ करंट अफेयर्स। आई नो बहुत मुश्किल होती है कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज़ उसके नोट्स बनाओ। इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, लेकिन प्रैक्टिस से एक्यूरेसी भी आती है और स्पीड भी आती है। जो न्यूज़पेपर आप 1.5 घंटे में पढ़ोगे ना, आप धीरे धीरे 45 से 30 मिनट में पढ़ के उसके नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है आप करके रख लोगे। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा डिसिप्लिन का, लेकिन हो जाएगा। एंड करंट अफेयर पे मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगी कि क्या कौन से मटेरियल पढ़ सकते हैं। बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको समझाऊंगी जो अपकमिंग वीडियोज़ में रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। देन यू हैव टू फोकस ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर मिलता क्या है, क्यों इसको रखा गया है सिलेबस में, क्यों इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है? बिकॉज आईएएस बनना इज़ लाइक अ जनरलिस्ट। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में रख दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग हो गया, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। उन लोगों को चुना जाता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो जनरलिस्ट का मतलब क्या आ गया? जो कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी समस्या का समाधान ला सकता है, उस पर वो कोई ना कोई पॉलिसी बना सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, और स्पेशलिस्ट क्या होता है? जिस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ का मतलब हो गया, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है तो कुछ भी पूछा जाए आपको उससे इस एग्ज़ाम में एज मिलता है। सब लोग हिस्ट्री पढ़ के आने वाले हैं, पर सारे कैंडिडेट्स क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आते नहीं आते। तो अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है, राइट? सो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी मैं आगे आपसे कुछ डिस्कस कर। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी एंड प्रिपेयर और रादर डू इज़ मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग। आपको वीकली मॉक्स देने चाहिए, आपको वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई नो इनिशियली अगर आप बिगिनर है और आपके पास कंटेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सो आपको नवंबर से शुरू करना है इफ यू आर अ बिगिनर। बट आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आप पहले ही वीक से ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल आप अपना आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 20 आंसर लिखने में को संडे को बैठना है, 5 क्वेश्चन लेने हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स। अभी 2023 के मेंस जो है वो ख़त्म हुआ है एग्जामिनेशन, आप उसके पेपर उठा लीजिए, देखिए ना पैटर्न क्या है, कोशिश कीजिए उसको लिखने की। आप अगर बिगिनर है तो आप नवंबर से शुरू कीजिए। 1 महीने में सब्सटैंशियल थोड़ा कंटेंट बिल्ड होगा ना, तो लिखने में मज़ा आएगा। वरना ऐसे लगेगा मुझे आ ही नहीं रहा है समझ में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखिए मेंस का अगर गाइडलाइन आप यूपीएससी का ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें दिखेगा कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो क्वेश्चन पहले तो समझते हैं कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, उस क्वेश्चन में किस समस्या के बारे में बात हो रही है, और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए उसको अप्रोच करने के लिए, प्रॉब्लम आपके सामने उसको अप्रोच करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स या कदम उठाएंगे एज एन आईएएस ऑफिसर या एज ए ब्यूरोक्रेट। समझ आ रहा है? तो मेंस में बस यही टेस्ट हो रहा है और आपकी अवेयरनेस भी टेस्ट हो रही है कि आपको इस न्यूज़ के बारे में, कुछ इंसिडेंट हुआ था, हिस्ट्री में कुछ हुआ था, उसके बारे में पता है या नहीं है। सो आपका ज्ञान भी टेस्ट हो रहा है, अवेयरनेस भी टेस्ट हो रहा है, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप किस तरह से एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट हो जाओगी। समझ आए? तो आंसर राइटिंग शुरुआत से करना, पहले हफ्ते से करना बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, पर जो प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है और उनको करना चाहिए।
2-3 क्वेश्चन जो हफ्ते में आपने मान लो हिस्ट्री पढ़ा है उसी के क्वेश्चन ले लीजिए, उसी को लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और असेसमेंट अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे असेस करूँ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर हमको अपने जो आंसर शीट्स है, हैंड रिटन आंसर शीट्स है, वो भेज सकते हैं। आई विल असेस इट फॉर यू एंड सिंग, ठीक है। आई एम ऑलरेडी डूइंग इट फॉर मेनी कैंडिडेट्स, आई डू इट फॉर यू एज। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज CSAT, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगी। सो ये लगभग जो कोर है इस प्रिपरेशन का 8 महीने का, वो है कि आप पहले तो सिलेबस ख़त्म कीजिए अपना, जितना हो सके, जितने मैं तो कहूँगी जितने नंबर्स में आप टॉपिक कवर कर सके उतना अच्छा है। इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, PhD नहीं करनी है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग इज मोर देन इनफ, ठीक है। मूविंग ऑन, अब फरवरी में क्या करना है, तो एथिक्स करना है। एथिक्स किन सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प कर सकता है, एक पूरा 250 मार्क का पेपर है, उसको 1 महीना देना तो पड़ता है, इट डिजर्व्स दैट मच टाइम, उतना समय लगेगा। अगर आप डट के अच्छे से जितना रिक्वायर्ड डिटेल है उसमें आप प्रिपरेशन करोगे तो इतना समय तो जाएगा। तो फेब में आप क्या कीजिए, आप रिविजन कीजिए, जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स आपने पूरे किए। मैं एक रिविजन वीडियो डालने वाली हूँ, आपको समझ आएगा कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। एंड नंबर 2, एथिक्स प्रिपेयर करते करते आपका ऐसे राइटिंग भी इम्प्रूव होता है। काफ़ी सारी लर्निंग आपको एथिक्स में मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस आप सीखते हैं, लीडरशिप के बारे में सीखते हैं, मोटिवेशन के बारे में सीखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे राइटिंग में भी काम आ जाता है। एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करने से एथिक्स में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर आपके और भी कुछ टॉपिक्स है जनरल स्टडीज़ में, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, एक्सेट्रा, वो भी एथिक्स की पेपर को करते करते आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, और एक तरह से कवर हो जाएगा। आप इंटरलिंक करके, इंटीग्रेट करके उनको तैयार कर सकते हैं। मार्च में क्या करना है, सो मार्च में आपको सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट्स को पूरा करना है। सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट्स में क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। देखिए स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे कम है साइंस एंड टेक एंड इकोलॉजी की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो 30% इज योर स्टैटिक पोर्शन एंड देन यू हैव 70% इज योर करंट अफेयर्स। कुछ नया हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा ना, वो अब आपकी किताब में लिख के तो आने वाला है नहीं। सो बुक लिस्ट में मैं आपको एक ऐसी किताब बताऊंगी जो आपका स्टैटिक पोर्शन आसानी से एक ही किताब पढ़ने से कवर हो जाएगा, ठीक है। और बचा आपका इकोलॉजी, उसके लिए भी एक मटेरियल सजेस्ट कर दूंगी जिसको पढ़ने से बिल्कुल ईजिली और आई विल से बिना कॉम्प्लिकेशन के कवर हुआ, बिकॉज इकोलॉजी काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है मेरे को बैठ के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसके बेसिक स्टैटिक पोर्शन जो मैं कह रही हूँ 30% को समझ लेंगे ना, तो करंट अफेयर आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट में 10 किताब जाके लेकर आएंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक मटेरियल सफिशिएंट है। आपको अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं, आपको लगता है उससे भी बेटर कोई मटेरियल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मेरा सजेशन ये रहेगा कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट इन 6 मंथ्स, जैसे टारगेट आपने बनाया है कि मेरे को 6 महीने में ऑप्शनल करना है, तो हफ्ते में 3 दिन पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा। देखिए इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का समय बढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे से नहीं होगा, आपको धीरे 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 अपना समय बढ़ाते जाना होगा। सो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको हफ्ते में 3 बार देने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको ऑप्शनल 6 महीने में कवर करना है, अगर आपको उसको जल्दी कवर करना है, मान लीजिए 4 महीने में करना है, तो आपको 5 बार हफ्ते पे ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। उससे कम में नहीं होगा, शायद आप कुछ टॉपिक्स मिस कर जाएंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इंटरनल सेटिस्फैक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो ये ज़रूरी है कि ऑप्शनल के लिए आप इस तरह से 2 टारगेट्स लेके चलें, या तो आप 6 महीने लीजिए, डिपेंड्स कि अगर आपका ऑप्शनल उतना लेंथी है, टेक्निकल है, क्रिटिकल है, जो भी है, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आई थिंक आइडियली 4 महीने में हो जाना चाहिए, बट अगर आपको 6 महीने लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से कवर करोगे ईजिली, ठीक है। टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, काफ़ी लोगों को इसके बारे में बहुत वेरियस होती है। स्टूडेंट्स जब मेरे को भेजते हैं अपने आंसर्स तो इनको लगता है मैम कितने मार्क्स आएंगे या मैंने कैसे किया, क्या लिखा, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ अलाउ मी दैट। पर अभी मैं आपसे 3 कोर रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो आंसर राइटिंग लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो कंटेंट, आपको ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आखिर पूछ क्या रहे प्रश्न, ठीक है। नंबर 2 इज स्किल बेस्ड अप्रोच। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या ये पूछने की कोशिश क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर को क्या चेक करना है, वो क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, और सवाल आखिर क्या पूछ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स तो सवाल ही नहीं समझ रहे हैं, एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। मेंस का अगर आंसर शीट आपने देखा होगा तो उसमें आप दोबारा जाके उसको चेंज करने का कोई स्कोप ही नहीं है। एक बार आप चले गए एक फ्लो में और वो गलत डायमेंशन हो गया, बट देयर इज़ नो वे बैक कि आप दोबारा जाएंगे और उसको ठीक करके आएंगे।
सो एक बार में सटीक तरीके से ये समझ जाना कि आखिर पूछा क्या गया है, वो एक स्किल है, उसको डेवलप करना पड़ता है। प्रैक्टिस से होगा। एक बार आंसर लिखेंगे, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो पूछा ही नहीं था। तो ये काफ़ी बार होने वाला है। तो इनिशियली थोड़ी सी मुश्किल आएगी, हो सकता है आप थोड़ा डीमोटिवेट फील करें। डोंट वरी, आई कीप पोस्टिंग वीडियोस रेगुलरली, ताकि आप उन वीडियोस को देख के थोड़ी बहुत क्लैरिटी महसूस आए। अल्टीमेटली करना आपको है, रास्ता मैं बनाते जाऊंगी, चलना आपको है, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज प्रैक्टिस, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या है कि अगर कुछ समय तक आप यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाते ना, लाइक फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन एजुकेटर, अगर मैंने कुछ समय के लिए वीडियोस नहीं बनाए, जो मैंने नहीं बनाए इन द फास्ट फ्यू मंथ्स में, तो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, लगता है आप भूल गए हो वीडियोस बनाना। अभी तो मैं कैमरा पे देख कर आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन इनिशियली मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी और काफ़ी रीटेक्स होते थे मेरे। रीज़न नहीं था कि प्रैक्टिस छूट जाती है आपकी। तो अगर मैं कंसिस्टेंटली ये चीज़ करूँ जो इस बार मेरी करने की कोशिश है, तो फिर मैं और बेटर ही होते जाऊंगी, इसमें मिस्टेक्स और एरर्स कम होंगे और स्मूथली एक टेक में रिकॉर्ड हो पाएगा। कमिंग बैक टू आंसर राइटिंग, उसके बारे में भी यही है, एग्जैक्ट सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं लिखेंगे, तो जो स्किल आपने सीखे हैं ना ओवर अ मंथ और टू, मे बी आप 2 महीने कंसिस्टेंट थे, फिर आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। आपने जहाँ शुरू किया था वहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो आप भूल जाएंगे। तो स्किल को मास्टर करने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो 90% कैंडिडेट्स नहीं करते हैं। पास्ट 15 महीनों में मैंने 3000 कैंडिडेट्स को गाइड किया है, मेंटर किया, पढ़ाया है, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिविजन। जब भी पूछो रिवाइज किया, आंसर इज वो। तो मैं क्या अपने सेशंस में करती हूँ, मैं पहले 10 मिनट रिविजन करने देती हूँ, या तो क्लास के 10 मिनट के बाद मैं उनको बोलती हूँ जो आज पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट थोड़ा सा, और इट विल सेटल इन योर माइंड, क्योंकि आपको रिकॉल करना है सही इन्फॉर्मेशन उसी समय, सही समय पर। व्हेन द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, तब आपको इन्फॉर्मेशन याद आना चाहिए, उसके बाद याद आएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, राइट। सो रिविजन प्रैक्टिस, ये 90% लोग नहीं करते। आपको 90% में रहना है कि 10% में जाना है, आप पे मैं छोड़ती हुई, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं सी सैट की। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि सी सैट की वजह से उसका प्रीलिम्स नहीं होता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ बोलते हैं मैथ्स की वजह से नहीं हो पाए, तो गलत है। सी सैट में मैथ्स का डर ही नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर IQ, कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके सही आंसर तक पहुंच रहे, उसके लिए क्या रास्ता आप अप्लाई कर रहे हैं। लिटरली 10th स्टैंडर्ड जैसा आपको लेके बैठ के एक पेज का सन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मेरा अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले 12 से 29, 12 से 29 के जो टेबल्स है उस पर याद करने, और उसको रोज़ आप रिसाइट करो। अजीब लग रहा है ना, लगने दो। ये एडवाइस विल हेल्प यू एंड विल डू मिरेकल्स फॉर यू। फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स 12 से लेकर 29 तक के आप कर, ठीक है, पहले तो बना लो, और फिर उसको रोज़ ऐसे कहीं अपने सामने चिपका दो और उसको देखते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो, जैसे भी है प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बॉड मास है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली ये जो 4 है ना, इनको ओरली करना शुरू करो, बिना पेन पेपर के इस्तेमाल के। थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सो आजकल ट्रैफिक की समस्या रहा नहीं। ट्रैफिक में मैं क्या करती हूँ ना, यूजुअली ताड़ियों के नंबर्स होते उसको कभी ऐड कर लिया, कभी सब्सट्रैक्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, यही करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। अजीब लग रहा है सुन के, लेकिन कोई टाइम पास नहीं, कितने गाने सुनेंगे कार में बैठ के, और करें क्या। सो कभी कभी इतना बुरा ट्रैफिक होता है कि आप बहुत लंबे समय तक फंसे, तो मैं यही कर लेती, ठीक है। तो नंबरों के साथ खेलना शुरू करो। उसको इतना बोझ बना के रखा है, स्ट्रेस लेके रखा है, तो फिर कैसे पसंद आएगा। जब चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, ये तरीका है इंटरेस्टिंग बनाने का। और ओरली करना है। मेरे को कैलकुलेटर, पेन, पेपर, पेंसिल कुछ नहीं चाहिए। अपने आप से सवाल पूछो, इतना मल्टीप्लाई हुआ इतना क्या होता है, आंसर आएगा। और 2 महीने करिए कंसिस्टेंटली। 30 डेज में हैबिट बन जाती है, पर थोड़ा मास्टरी के लिए जस्ट थोड़ा और 1 महीना प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा ना। 1 महीना आपने कंसिस्टेंटली कर लिया तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करो, 2 महीने के लिए इसको करना शुरू करें, ठीक है। उसके बाद देखो, देयर विल बी मिरेकल्स। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा, अरे मेरा दिमाग पहले से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तेज़ चलने लगा है। समझ आ रहा है? करो, try, and then only you would believe it. CSAT is not scary. All that CSAT needs is practice.
एंड इफ़ यू हैव डन, ये आपका टेबल हो गया, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट हो गए, ये प्लस माइनस वाले जो गेम्स है वो खेलना हो गया, ठीक है, आपने कर लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके बैठो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। अभी 2 महीने में क्या हो रहा है, पेपर पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है। तो एक बार में आर्टिकल पढ़ने का जो होता है ना, कि एक बार आर्टिकल पढ़ा और मेरे को समझ आ गया, ठीक है, वो जो चीज़ है उससे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको एक ही बार पढ़ने का समय मिलता है। आप जितनी बार रिपीट करोगे ना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने जाओगे, उतना टाइम वेस्ट होता है। तो सीसैट इज़ अबाउट जल्द से जल्द सही आंसर तक पहुँचना, फास्टर द बेटर। तो पहले आप एक्यूरेसी ले आओ 2 महीने में, फिर स्पीड पे काम करो। तो ये मेरा तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, जो आपको सिखा रही हूँ। मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैम, अभी तो मैं बिगनर हूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, इतने मटेरियल हैं, पूरे टॉपिक वाइज मटेरियल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। आप उसको वीकली करो, आपने वीक में अगर मैंने जैसे कहा हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, उसी के पेपर्स ले लो। टॉपिक वाइज आपने लेजिस्लेचर पढ़ा है, उसी के MCQs प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मेरे सही हो रहे हैं, या जहाँ गलत हो रहा है तो मैं उस टॉपिक को जाके दोबारा रिवाइज कर लूँ। सो वीकली टेस्ट देना तो ज़रूरी है। 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बोल रहे बनाने के लिए, लेकिन महीने में एक बार फुल टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, उधर 2 घंटे बैठने में बहुत तकलीफ होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, मन थोड़ा सा एनजाइटी कंट्रोल करने नहीं आता है, तो एनजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आते हुए भी आप गलत करके आ रहे हैं। काफ़ी बार ये भी होता है, कभी ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल याद ही नहीं आता है कुछ, क्योंकि इतना स्ट्रेस ले लिया है आपने। वो उस चीज़ को एक दिन में मैं जाके कर लूँगा, अगर ये चीज़ है तो आप गलत फहमी करें। आपको ये महीने महीने फेस करना पड़ेगा। जितनी बार अपने डर को फेस करोगे, उतना काबू आप डर पे पा लो। समझ आ रहा है? तो मंथली फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। ऑलरेडी पेपर ऐसे सैटरडे को रात को डाउनलोड करके रख लीजिए। डू नॉट लुक फॉर द आंसर्स, मेक श्योर यू आर जस्ट डाउनलोडिंग द क्वेश्चन, एंड उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छे से उसको करो, एंड उसके बाद चेक करो, असेस करो, देखो कहाँ गलती हो रही है। जितनी गलती अभी हो रही है ना, उतनी गलतियाँ कम होने वाली है प्रीलिम्स में, और उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाने वाला है। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सुनना भी अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, करो। अब ये करने का टाइम आ गया है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले एक बार देख लेते हमने क्या क्या सीखा। आपने क्या क्या सीखा? तो सबसे पहले आपने ये सीखा कि GS प्लस ऑप्शनल प्लस रिविजन प्लस टेस्ट इज़ द ओनली मंत्र। देयर इज़ नो अदर मंत्र फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। नेक्स्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, that will make you perfect, near perfect. एंड फाइनली अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से किस महीने में क्या क्या टारगेट सेट करके उसको रियलिस्टिकली पूरा किया जाए, वो चीज़ आपने सीखी होगी। उस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाली, क्योंकि रेगुलर स्केड्यूल क्या होता है ना, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, या कुछ जॉब के साथ इसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते, अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, या यूज़ नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेशन पे वो चले जाते हैं, और ये तकलीफ सबको है, बहुत लोगों को है, ठीक है। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दिन में तो नहीं बदलने वाला है, लेकिन अपने समय को अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाया जाता है, उस पर भी कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं। So stay tuned for that. Thank you so much. I'll see you in the next one.